Hello, hi, good morning, my dear students, class 7, साइंस चैप्टर 6, रेस्पायरेशन इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वीडियो नंबर 15 में आपको रेस्पायरेशन इन प्लांट तक पढ़ा दिया गया था। तो उसमें बताया गया कि रेस्पायरेशन जो प्लांट्स करते हैं वो इंडिविजुअली करते हैं, लीव्स, स्टेम और रूट्स कैसे करता है वो आपको बताया गया। ठीक है, आज हम देखेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स हम में रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो रेस्पायरेशन का हमने आपको डिफिनेशन बताया था, एक बार फिर से देख लें। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। यहाँ ह्यूमन बॉडी है, वहाँ क्या लिखा गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, वो हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन आपको बताया गया है कि ये 2 लेवल्स में, पहले ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग मतलब केवल सांस लेना, नॉस्ट्रिल से टू लंग्स। बट जब ये हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, जहाँ हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन। तो अब हम देखें रेस्पायरेशन एक वर्ड में देख सकते हैं, एक ऐसा की वर्ड आप यहाँ हमने क्या किया है, द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड। ठीक है, इसी को देखिए यहाँ से ऐसे इसको कर सकते हैं हम, रेस्पायरेशन को ऐसे कर सकते हैं आप देखो ये फूड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, देखो एनर्जी, मूल बात हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, अब यहां देखिए एकदम सेम है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन इसको क्या करता है, बर्न करता है। कब ऑक्सीजन, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन जा करके फूड को बर्न करता है, जो हमने फूड ईट किया, जो डाइजेस्ट हुआ है वो फूड, फिर हमको एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने किया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली और वाटर वेपर ये आपका है। ठीक है, तो ऐसे आप रिएक्शन से भी एनर्जी को शो कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड प्रोसेस। ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया, नोजल कैविटी, इसको नॉस्ट्रिल कहते हैं, ऊपर को नॉस्ट्रिल, नोजल कैविटी। देखिए ये नॉस्ट्रिल, नोजल कैविटी। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको ये फिगर्स, ये क्या होता है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल, नोजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रैंकिल, ब्रैंक्यूल्स एंड लंग्स। लंग्स इज द मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, एंड सेकेंड आपको क्या पढ़ना है, रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस एट 2 लेवल। रेस्पायरेशन कह रहा है कि 2 लेवल पर होता है, पहला एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सिंपल सा तरीका समझ लीजिए, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम एयर या कह लीजिए ऑक्सीजन या एयर को हम अंदर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, इनहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड या एयर का उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन में और सारी गैसेस मिली होती है, इसलिए कहा जाता है ऑक्सीजन रिच एयर। इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेलेट किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम बाहर करते हैं तो उसमें टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और गैसें भी मिक्स होती हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन, और इनहेलेशन में ऑक्सीजन। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखो। प्रैक्टिकली करके जब देखेंगे तब आप यहाँ पाएंगे, देखिए ये क्या होता है, रिब केस, क्या होता है, रिब, ये क्या होती है, पसलियाँ, इसके अंदर हमारा क्या होता है, 1 पेयर ऑफ लंग्स, एक पेयर लंग्स होता है। ये रिब्स कैसे, जब ये सपोज दैट ऐसा है, जब आप ऐसा इसका रिलैक्स ऐसा होगा, रिलैक्सेशन होगा, तब इसमें चेस्ट कैविटी में हमारे क्या होता है, एयर एंट्री करता है, भरता है, देखो, तब ये क्या होता है, एक्सपैंड होता है, क्या होता है, एक्सपैंड होता है। क्या, किस कंडीशन में, इनहेलेशन। जब भी इनहेलेशन होता है तो क्या होता है, ये जो हमारी
पसलियाँ हैं, जो रिप्स हैं, ये क्या होती है, रिलैक्स होती हैं। और ये डायाफ्राम क्या होता है, भी रिलैक्स होता है। जैसे ये ऐसे ये है, नीचे की तरफ खींचेगा, ये डायाफ्राम दिख रहा है, ये डायाफ्राम ऐसे नीचे खींचता है। ये डायाफ्राम क्या होता है, हमारे चेस्ट कैविटी के ऐसे जस्ट मसल्स का बना हुआ एक पार्ट होता है। ये किसका बना होता है, मसल्स का। और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये रिब्स भी हमारी फ्लेक्सिबल होती है, जो ये पसलियाँ हैं ये भी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जब ये ऐसे रिलैक्स होंगी तो इसमें क्या होता है, हवा एंट्री कर जाता है। इसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन। इसमें एब्डामेन भी काम करता है, हमारा एब्डामेन, पेट भी काम करता है। तो पेट भी क्या होता है, रिलैक्स होता है। उस समय जब रिलैक्स होगा उस समय क्या होगी, ऑक्सीजन रिच एयर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है। आप फिर से देखो कैसे होता है, जैसे आप करके देखो, इस कंडीशन में क्या होगी, ये सारी ये जो हमारी रिब्स हैं वो रिलैक्स होती है, एब्डामेन रिलैक्स होता है, डायाफ्राम डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया इस तरह होती है, तब जा कर के ये ऑक्सीजन क्या होगा, एंटर कर जाता है। अभी एक्सहालेशन में क्या होगा, एक्सहालेशन में क्या होगा, ये रिब्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायाफ्राम अपवर्ड होगा, और हमारा ये स्टमक भी क्या होगा, इन्वर्ट होगा। ये देखो ऐसा। तो ये क्या हो गया, एक्सहालेशन। एक्सहालेशन कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारा थ्रू आउट होता है हमारे कैसे, नोजल कैविटी के बाहर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनहेलेशन और एक्सहालेशन। आपको बताया गया रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस एट 2 लेवल, ये 2 लेवल पर कंप्लीट होता है, इनहेलेशन और एक्सहालेशन। अब इनहेलेशन जब कर लेते हैं हम, कितनी सारी प्रक्रिया होती है वो देखो, आपके बुक में इसमें नहीं है। तो जैसे हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है, तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, HB। जब HB हमारे ब्लड में है, जैसे हम इनहेलेशन किए तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में पहुंचता है, तो वहाँ लंग्स से HB जो है ऑक्सीजन को ले करके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी, और मेनली वहाँ जहाँ पर कि भोजन को स्टोर किया हुआ हमारी बॉडी, वहाँ ले करके ये जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, किसी चीज़ को बर्न कर देता है, फिर वहाँ फूड जो होता है हमारा क्या होता है, बर्न होता है। कौन सा फूड, डाइजेस्टेड फूड बर्न होगा। जब बर्न हो जाता है तो ये जो HbO2 था, ये ऑक्सीजन क्या किया, उसने उसको बर्न कर दिया, तो ये हो जाता है HbCO2, ठीक है। अभी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, अब ये क्या हो जाता है, अनऑक्सी हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन था, अब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो गया। अब यही फिर अब जब कोई चीज़ जलती है तो यहाँ एनर्जी मिलेगी, तो यही कहा जाएगा सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। वहाँ जा कर के किसी भी सेल्स में जहाँ पर भोजन स्टोर हुआ है, ऑक्सीजन उसको बर्न करता है, तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। कोई चीज़ जलाओ, जैसे लकड़ी जलाओ, आप देखो एनर्जी निकलती है, आपको उसमें तापते हैं, हीट एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी निकलती है, कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ भी निकलता है। इसके पहले हमने रेस्पायरेशन और कंबस्शन में डिफरेंस भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, वो भोजन को जलाया, दोनों क्या निकला वहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करता है, हीमोग्लोबिन अपने पास ले लेता है, और वहाँ से अब सिराओं से होते हुए, वेन से, किससे, अभी तो इसमें आर्टरी थी, आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड था, लेकिन अभी प्योर और अनप्योर ब्लड का यही वो है डिफिनेशन, आप समझ जाओ। जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो क्या है, इम्प्योर है। हाँ, तो ये इम्प्योर ब्लड को लेकर के कहाँ जाता है, हार्ट में, हार्ट से पंप होकर के लंग्स में आता है, लंग्स के थ्रू हमारे कैसे आ जाता है, नॉस्ट्रिल से हम उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के बीच में इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है। तो अब हम देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो सांस लेने का वो मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म क्या है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसको हम समझते हैं। देखिए ये आपको फिगर दिख रहा है, ये नॉस्ट्रिल में ये नाजल कैविटी, नाजल कैविटी के ही द्वारा ही इसमें एंट्री होता है। तो आप सब लोग अपने से देखेंगे आपके नाजल कैविटी में जो है हेयर्स होते हैं। सपोज दैट ये हमारा नाजल कैविटी है, तो इसमें देखो हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स करते क्या है, जैसे यहाँ से एयर एंट्री करता है, तो ये हेयर्स होते हैं। हेयर्स एयर के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाइस, उनको क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं, यहीं रोक देते हैं, ठीक है। हेयर्स का ये काम होता है कि डस्ट पार्टिकल
एयर के साथ जो धूल के कण हैं उनको और कुछ बैक्टीरिया वायरस जो भी संभव हो सकता है, जितना ये रोक सकते हैं वो इसमें रोक लेते हैं। ठीक है, ये हेयर्स का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट और सेल्फ, वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, फ्रॉम डस्ट, पार्टिकल, बैक्टीरिया, सम वायरसेस etc। ठीक है, तो वो हेयर्स क्या करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं यहाँ, फिर फ्रेश एयर हमको मिलती है। ठीक है, तो अब फ्रेश एयर कहाँ जाती है, यहाँ से होकर के, तो सबसे पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स आर वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स भी होता है जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही ना, ये इसका ही देन है, यहाँ से आवाज़ हमारी बनती है। ठीक है, तो ये फेरिंग्स से एयर होते हुए कहाँ पहुँच गई, लैरिंग्स। लैरिंग्स में जब यहाँ आती है तो ये पहुँचते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया में यहाँ 2 पार्ट्स होता है। ठीक है, इसी में हमारा क्या होता है, आहार नाल भी होता है, एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल भी है और श्वास की नली भी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप देखो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आपको एक ये लीड होता है, ढक्कन होता है। ठीक है, सपोज दैट जैसे हम सांस लेते हैं तो ये समझा हमारा ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो अभी जब आप सांस लेते हो, जिस समय ब्रीदिंग करते हो, तो इस समय ये जो ढक्कन होता है इसको इस पे आकर के ये कवर कर लेता है, इसको बंद कर देता है। ठीक है, और जिस समय हम भोजन लेते हैं, अब भोजन निकलते समय ये क्या करता है, ये लीड इसको ढक्कन बंद कर लेता है, इसकी नली को, इसके ट्यूब को बंद कर देता है, इसको ओपन कर देता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो खाते समय हमारे मुंह में एयर चला जाता है, तो ऐसा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कभी कभी चावल्स वगैरह या कुछ भी फूड पार्टिकल जो होता है हमारे नोज से बाहर आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये ढक्कन का निर्णय नहीं हो पाता, इधर जाए तो इधर, वो इसलिए वो फूड पाइप से होकर के उसमें श्वास वाली नाली में चला जाता है। ठीक है, ये ट्रेकिया हो गया। तो यहाँ कहाँ से तब एयर्स आ गया, ट्रेकिया तक। अभी लंग्स, अब देखो लंग्स, सॉरी, ये ट्रेकिया आगे चल के जब ये डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में, हमने कहा 1 पेयर ऑफ लंग्स होता है। ये हल्का आपको एकदम कैसा पिंक कलर का होता है। ठीक है, आप देखोगे पिंक कलर का ये लंग्स होता है, 1 पेयर होता है हमारे पास से, एक लेफ्ट राइट। ठीक है, और चेस्ट कैविटी के अंदर एकदम प्रोटेक्ट रहता है, जैसे आप इसे चोट लगे तो एक ऐसा होता है, डेलिकेटेड पार्ट होते हैं, नाजुक अंग होते हैं, ताकि इसमें चोट ना लगे, इसलिए इसके ऊपर क्या होती है, रिब केज होता है। ठीक है, उसी के अंदर ही 1 पेयर ऑफ रहता है। अब यहाँ ट्रेकिया आगे चल के जब 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है तो इसी को हम ब्रांकी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांकी। अब यही ब्रांकी जो है आगे चल करके छोटे छोटे और बहुत पतली पतली नलिकाओं में और विभाजित हो जाता है, जिसको हम ब्रेंकियोल कहा जाता है। सपोज दैट जैसे ये ट्रेकिया था, अब ये 2 पार्ट्स हो गया। ठीक है, अब 2 पार्ट्स हो गया, तो ये क्या था, पहले ट्रेकिया, अभी क्या हो गया, ब्रांकी, अब क्या हो गया, ये ब्रांकी। लेकिन अभी देखो, अब ये इतना डिवाइड हो जाता है, ऐसे डिवाइड होते 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 एकदम इनफाइनाइट, बहुत सारी पतली पतली, एकदम पतली पतली ट्यूब्स में, एकदम वेरी थिन एकदम समझ लो टीनी पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर इसके हो जाता है। वी कैन नॉट सी विद इन नेकेड आइज, इतना पतला पतला हो जाता है। फिर इसमें जो होता है, यहाँ पॉइंट्स पर ऐसे छोटे छोटे बबल्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह क्लस्टर हो जाते हैं छोटे छोटे। अब इन्हीं को हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन्हीं को देखिए क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, एयर सेक्सेस, उसमें एयर जा करके भरते हैं। ठीक है, और अब ये इस समय ट्रैकिया से होकर के ये डिवाइड हुआ तो क्या हो गया, ब्रांकी। ब्रांकी से डिवाइड होता है तो ब्रेंकियोल। ब्रेंकियोल तो एकदम छोटे छोटे पतले में डिवाइड होकर के एक एक के पास क्या होता है, एयर सेक्सेस होते हैं, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में ही ये हवा आकर के क्या होती है, बढ़ती है, और यहीं पर इनका एक्सचेंज भी होता है। कौन सा एक्सचेंज होता है, जो Hb था, HbO2 और HbCO2 का आपस में एक्सचेंज होता है। जैसे हमने लिया तो इस समय ये क्या गया, यहाँ पे
HbO2 हो जाता है वहाँ पे। अब जैसे हम इसको एक्सहेलेशन करेंगे, निकालेंगे, और वो कहाँ से आया है, ये जो हमारे बॉडी से रिटर्न होकर के हार्ट से लंग्स में आता है वो HbO2 होता है। यही एल्वियोलाई में इसका एक्सचेंज भी होता है और यहाँ से ये CO2 ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाला दे देता है ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन जो एयर है हमारा, ऑक्सीजन इसमें चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सचेंज हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन से बाहर हो जाता है। और ये कैसा हो जाता है, जिसमें इसमें एयर भरती है तो स्पंज लाइक हो जाता है पूरा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हमारा चेस्ट ऐसे जब रिलैक्स होता है तो ऑक्सीजन आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पूरा ऑक्सीजन नोजल कैविटी से बाहर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें देखो डायाफ्राम लगा हुआ है, ये डायाफ्राम देखो, ये ऐसे कर का फिगर है और ये ऐसे है। ठीक है, तो ये डायाफ्राम जो है ये बहुत मदद करता है, ये जब रिलैक्स होता है तो नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे। और इसमें एब्डोमेन भी हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं रिस्पायरेशन इन अदर्स एनिमल। दूसरे जानवरों में देखिए कैसे होता है आपका रिस्पायरेशन। आपके बुक्स में है पहला अमीबा। अमीबा में कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता, बिकॉज अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है। तो इसमें जो होता है जो सेमी परमिएबल होता है, ऐसे अमीबा आपने देखा ऐसा कुछ भी बना दे, ये अमीबा हो गया। अमीबा का ये जो लेयर ये होती है आउटर झिल्ली, इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन होता है इसमें डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। ये अमीबा कैसा रहता है, अमीबा का हैबिटेट क्या है, अमीबा जो है या तो मॉइस्चर वाली जगह पे रहता है जहाँ नमी हो, या तो ये पानी में रहता है ठीक ना। तो ये वाटर लिविंग एनिमल्स है, तो इसका मतलब ये जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को ये अपने झिल्ली के द्वारा लेता है और यहाँ आकर के रेस्पायरेशन करेगा, फूड का जारड़ होगा, एनर्जी मिलेगी, फिर CO2 यहाँ ऐसे इसके रूप में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में कैद हो जाएगी। फिर ये अमीबा इसको झिल्ली को ला करके यहाँ करके ऐसे बाहर करेगा और इसको थ्रू आउट बाहर कर देगा। जैसे आपको बताया गया था ना एक सेशन अमीबा का, इसके पहले बताए थे हम न्यूट्रिशन जब पढ़ा रहे थे उस समय। ठीक है, तो ये अमीबा में इस तरह से होता है रेस्पायरेशन। अभी आता है रेस्पायरेशन इन फिश। फिश में देखो, फिश में आपने देखा होगा, फिश यहाँ गिल्स होता है, क्या होता है, ऐसे देखो यहाँ गिल्स होता है फिश में। ठीक है, और ये जो फिश होती है वो देखो हमेशा मुंह ऐसे ऐसे करते रहती है। ठीक है, तो फिश में क्या होता है, जब यहाँ आप जानते हो फिश हमेशा ऑलरेडी पानी में रहती है, वाटर एनिमल्स एनिमल है ये, वाटर लिविंग एनिमल्स। पानी यहाँ से वाटर क्या हुआ, एंट्री हुआ, तो यहाँ जो वाटर में डिजॉल्व वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वही ऑक्सीजन से ये भी रेस्पायरेशन करता है। कोई पूछेगा रेस्पायरेशन कैसे होता है फिश में, तो आप बताएंगे थ्रू द गिल्स। कैसे होता है, गिल्स के द्वारा। अब वाटर यहाँ से मुंह से लेती है और गिल्स से पास आउट करती है। यहाँ से वाटर आउट होता है, यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से वाटर आउट किया। तो यहाँ से जब वाटर ये लेती है अंदर और यहाँ से लेकर के गिल से पास आउट होने के बीच में ऑक्सीजन यहाँ से ये टेक कर लेती है। ठीक, यहाँ से ऑक्सीजन ये जब भी वाटर इसे मुंह से करके यहाँ गिल से निकालती रहती है। आप फिश को ध्यान से देखिए, वाटर में ऐसे 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 करती रहती है, ये गिल्स ऐसे चलता रहता है इसका। तो यहाँ से वाटर एंट्री करता है, यहाँ से आउट करता है। जब ये वाटर यहाँ से लेती है तो उसी समय जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है ये टेक कर लेती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऑक्सीजन में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। ठीक है, तो ये फिश जो होती है कैसे ऑक्सीजन करती है, डिजॉल्व वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर से लेती है, कैसे, थ्रू द
गिल्स। ठीक, एक और है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर जो होते हैं, जो जंपिंग एनिमल्स है, जो ऐसे कूद करके चलते हैं, जंपिंग इंसेक्ट कहा जाता है उनको। तो इसमें देखिए जो ग्रास हॉपर है उसका जो पीछे का ये पार्ट होता है ऐसे, ये है ग्रास हॉपर आपका, यहाँ विंग्स हो गए। तो ये जो पार्ट होता है इसका, ये इसमें यहाँ छोटे छोटे बहुत चीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, ऐसे, और इन्हीं के थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और रेस्पिरेशन करता है। इनको ट्रैकी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? ट्रैकी। ठीक है, स्पाइरल्स, स्पेशल ट्यूब्स होता है इसमें, जैसे मतलब कह रहा है स्पेशल ट्यूब्स होता है ऐसे, तो इनको हम स्पाइरल्स कहते हैं। तो ग्रॉस हॉपर में कैसे रेस्पिरेशन होता है? थ्रू द स्पाइरल्स। स्पाइरल क्या होता है? एकदम स्मॉल, लाइक ये यहाँ बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं इंसेक्ट के यहाँ पे, और यहीं से वो क्या करते हैं, वो ऑल टाइप्स इंसेक्ट जो जंपिंग इंसेक्ट्स हैं सभी जो है स्पाइरल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अर्थवर्म, रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में देखो क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। जिन एनिमल्स में स्किन से रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अर्थ को आपने देखा होगा, अर्थ हमेशा, अर्थवर्म कैसे रहता है? हमेशा देखिए उसका पूरी बॉडी नम रहती है, मॉइस्चर रहता है उसमें। तो मॉइस्चर होने का मतलब क्या होता है? इसमें स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, चमड़ी के द्वारा। तो जो स्किन से जिसमें रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इस तरह के रेस्पिरेशन करते हैं उनकी बॉडी हमेशा कैसी रहती है? नम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनमें क्या होता है, वो डिफ्यूज़न के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सतह पे आता है। ठीक है, तो अर्थवर्म में इसी तरह का रेस्पिरेशन होता है। अभी आप इसको देखेंगे तो इसमें स्लिमी टच होता है, आप इसको ऐसे टच करेंगे तो ऐसे सब फिसलहन होता है ये अर्थवर्म का। अर्थवर्म मेनली कैसा रहता है, किन जगहों पे रहेगा? या तो ये नम वाली जगह पे रहता है। जब ये पानी में हो जाता है तब स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उस समय इसकी बॉडी ये स्लिमी नहीं रह जाती, ऑस्मोसिस नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब ये पानी में होता है तो इसको लॉग्ड एनिमल्स, लॉग्ड कहते हैं। लॉग्ड मतलब जब पानी में डूबा रहता है उस समय इसमें स्किन से रेस्पिरेशन नहीं होता। इसलिए आप जब भी अर्थवर्म को पानी में देखेंगे कम्प्लीटली तो वो धीरे धीरे करके किनारे पर आने का प्रयास करता है। और कहाँ चला जाएगा? जहाँ नम रहती है ज़मीन, जहाँ गीली रहेगी उस स्थानों पर चली जाएगा, तो वहाँ से इसको आसानी से ऑक्सीजन मिलने लगती है थ्रू द डिफ्यूजन। ठीक है, अभी देखते हैं फ्रॉग, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग को आपने देखा होगा, फ्रॉग बोथ लिविंग एनिमल्स होता है, लैंड एज वेल एज वाटर। तो इसमें कई तरह के रेस्पिरेशन स्पेशल आर्गन होते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग क्यूटेनियस टाइप का भी रेस्पिरेशन करता है और पल्मोनरी टाइप का भी रेस्पिरेशन करता है। जिसमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। स्किन द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो आप देखते हैं फ्रॉग पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। जब भी ये ज़मीन पे रहता है उसमें लंग से रेस्पिरेशन करता है, और जब भी ये उसमें चला जाता है हाइबरनेशन में, शीत निष्क्रियता में चला जाता है, आप देखेंगे ठंडी के सीजन में फ्रॉग दिखता नहीं है, उस समय ये अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जब भी ये नमी वाले स्थान में देखो कभी कभी मिट्टी के अंदर रहता है तो वहाँ क्या आता है, फिर लंग से रेस्पिरेशन नहीं होता है। वहाँ कैसे रेस्पिरेशन करेगा? ये स्किन से। इसमें स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, लंग से भी होता है। और जब ये टैडपोल होता है, जब जिस समय ये टैडपोल होता है, टैडपोल मतलब जब ये ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा होता है,
उस समय ये रेस्पायरेशन गिल से करता है। जब चूँकि ये भले भी रहते हैं ज़मीन पर, लेकिन बट जो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है फ्रॉग का, उस समय ये अंडे कहाँ देते हैं, पानी देते हैं या पानी के किनारे देते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी नमी रहेगी, और इनके बच्चे कहाँ पर पलते और बढ़ते हैं, वो पानी में, टोटली वाटर में। तो इनके बच्चों को क्या कहा जाता है, टैडपोल। जब ये छोटे होते हैं एकदम टैडपोल, लार्वा होते हैं लार्वा स्टेज में, तो ये कैसे वहाँ रेस्पायरेशन करते हैं, जस्ट लाइक अ फिश। कैसे करते हैं, फिश की तरह गिल से करते हैं। बट जब ये थोड़े एडल्ट हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो इनमें धीरे धीरे लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जब ज़मीन पे आते हैं तो लंग्स रेस्पायरेशन करते हैं, और पानी में जाते हैं तो स्किन से करते हैं। बट कब, एडल्ट अवस्था में। बट जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं, टैडपोल में होते हैं, तो वो गिल से करते हैं। और जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, शीत निष्क्रियता में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये स्किन से अपना रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो फ्रॉग है वो ऐसे, अभी आप देखते हैं एक एक्टिविटी है आप में, टू प्रूव दैट द ऑक्सीजन इज यूज ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन। कारण कि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल होता है। ऐसा करने के लिए कह रहा है, एक ठो आपको एक्टिविटी है, इसमें बता रहे हैं आप क्या करिए, 2 टेस्ट ट्यूब ले लें। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और जर्मिनेशन सीड, एक सीड ले लीजिए, बीज जो भीगा हुआ हो, शॉक्ड सीड्स मतलब भीगा हुआ सीड्स। अब इन सीड्स को धागे से इसमें लटका दीजिए, ठीक है। और एक में क्या लग दीजिए आप, पोटास रखना है इसमें, ठीक है। इसमें हमने क्या लिख दिया, प्रोलैग्नेट पोटास। तो ये पोटास जो होता है, इसका ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी ये प्रोलैग्नेट पोटास का क्या प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। तो अभी हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने जैसे शाम को ही आप 5 to 6 आवर के लिए किसी सीड्स को क्या करिए, बीज को जो हो भिगा दीजिए। भिगाने के बाद उसी सीड्स को ला करके हम इसमें ऐसा एक स्ट्रिंग होगा, धागे से इसको इसमें दोनों में लटका देंगे, ठीक है। अब एक में तो हमने प्रोलैग्नेट पोटास डाला, दूसरे में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब इसको हम 1-2 दिन के लिए ऐसे रख देते हैं, सपोज दैट 24 या 36 आवर के लिए। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम देखते हैं कि ये वाला सीड जो होता है जर्मिनेट हो जाता है आफ्टर 48 आवर। चलो ठीक, अभी देखते हैं आफ्टर 48 आवर ये क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, बट इसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला सीड्स जो है वो रेस्पायरेशन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी यहाँ ऑक्सीजन थी वो पोटास एब्जॉर्ब कर लेता था, बट इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिच था ये, इसलिए इसमें रेस्पायरेशन हुआ, और ये सीड्स जो हो क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमको रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके बुक में थी। इस तरह से आपका ये चैप्टर आज समाप्त हुआ, रेस्पायरेशन, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखते रहें। थैंक यू।